मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद हमने अभी ये इतिहास का जो हमारा सीरीज चल रही थी कि पूरे इतिहास को एक नज़र में, तो हम उसका जो क्विक रिवीजन कर रहे थे उसकी वीडियो हमने फिर कंटिन्यू कर दी है। कुछ प्रॉब्लम के कारण चलते जो हमने थोड़ा वीडियो को ब्रेक दिया। और देखिए आज जो हमारी 8वीं वीडियो है इतिहास में, हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज जो हमारा अध्याय है वो है 16, और जो हमारा 8वीं वीडियो का शुरू है वो है हमारा ब्राह्मण समाज। अभी तक हम मौर्योत्तर काल के मगध साम्राज्य की सारी वीडियो बना चुके हैं, कंटिन्यू सारी लगातार शुरू से लेकर अब तक की हम वीडियो बना चुके हैं, जो हमने 7 वीडियो में कवर किया है। तो हमारा जो अभी है 8वां वीडियो है इतिहास में, तो इसको देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य में अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। अब मौर्योत्तर काल में जो था वो 2 प्रकार के काल हमको देखने को मिलते हैं। जो एक तरफ है हमारा देशी राज्य और दूसरा हमारा है देशी ब्राह्मण राज्य। सॉरी, एक तरफ विदेशी राज्य और दूसरी तरफ हमारा क्या है वो है देशी ब्राह्मण राज्य। तो ये हम एक नज़र में बात कर रहे हैं। देखिए ये है आपका विदेशी राज्य जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मगध भारत, सॉरी मध्य भारत, उत्तर सीमा प्रांत और मध्य भारत। अगर हम बात करें इस तरीके से, अगर हम शॉर्ट मैप बना लें इस तरीके से भारत का, तो ये जो वाला एरिया है हमारा, ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या है, ये स्थल वाला एरिया है, और नीचे जो हमारा ये जल क्षेत्र है ये भी जल क्षेत्र है। तो जो लोग आए थे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से हमारे यहाँ पर भारत में, उन्होंने आक्रमण करने शुरू किए थे। तो उसी की तरफ से अगर हम नज़र रखें तो देखिए यहाँ पर मैंने मैप किया है, मैप ड्रॉ किया हुआ है इतना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा मौर्योत्तर काल। तो देखिए इसमें है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत। तो इसमें हिंदू, यवन, शक, पल्लव और कुषाण। हिंदू, यवन, शक, पल्लव तथा कुषाण थे। जबकि अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर जो आपका देशी ब्राह्मण राज्य था वो कौन थे, पाटलिपुत्र मुख्यतः और महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र हमारा आता है। और ये इधर कौन सा है जो विदेशी राज्य में है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत। चलिए यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। देखिए इसमें जो है वो शुंग वंश है, कर्णव वंश है, आंध्र सातवाहन वंश, बाकाटव व चेदी वंश। तो इनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम परिचय कर लेते हैं। परिचय क्या है? परिचय में है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास विकसित राज्य था। यानी मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ये जो था वो कहाँ पर था, पाटलिपुत्र तथा महाराष्ट्र के पास में विकसित था। अब देखिए इनका क्रम हम देख सकते हैं, शुंग वंश, ठीक है, कर्णव वंश, सातवाहन वंश और बाकाटव वंश। तो इसी तरीके से क्रम याद रखना है। अब देखिए इनके जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र सिंह थे, दूसरे में वासुदेव थे कर्णव वंश के, और सातवाहन वंश के जो थे वो थे सिमुक, और आपका अगर बात करें तो वाकाटक वंश के जो थे वो कौन थे, विन्य शक्ति। तो एक बार फिर देख लेंगे, शुंग वंश के जो थे संस्थापक वो थे पुष्यमित्र सिंह, कर्णव वंश के जो थे वो थे वासुदेव, और सातवाहन वंश के जो थे वो थे सिमुक, और वाकाटक वंश के जो थे वो थे आपके विन्य शक्ति। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और देखिए अब देखते हैं इसमें क्या है। तो शुंग वंश की बात करते हैं। सबसे पहले शुंग वंश मूलतः उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी, यानी कि शुंग वंश जो है उज्जैन की ब्राह्मण जाति थी। और यहाँ पर इनके जो शासक हैं उनका क्रम दे रखा है। पहला क्रम है पुष्यमित्र, दूसरा है अग्निमित्र, तीसरा है वसुमित्र, और चौथा है भागभद्र और देवभूति। यही आपको क्रम रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया था कि संस्थापक तो पूछा ही जाता है, कई बार इनका क्रम लगाने के लिए पूछ लिया था पीसीएस एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए। तो पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछ लिया था इनके क्रम से लगाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पुष्यमित्र सिंह के बारे में कि क्या था पुष्यमित्र सिंह, इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डाली। तो पहली बात ये कि इन्होंने किसकी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो गया, बृहदत्त। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो कौन थे, तो वो थे बृहदत्त। उनकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना, मगध में शुंग वंश की स्थापना की, और राजधानी किसे बनाया, विदिशा को राजधानी बनाया। प्रमुख कार्य क्या थे, अब प्रमुख कार्य क्या थे, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, 2 बार कौन क्या कराए, अश्वमेध यज्ञ। और पुरोहित कौन थे, पतंजलि। हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया, हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया, और सनातन में भरूत स्तूप का निर्माण किया। सतना में जो है वो भरूत स्तूप का निर्माण कराया, और वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया। वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया। सांची स्तूप की वेदिका,
यानी कि रेलिंग जिसे कहते हैं, सांची स्तूप की वेदिका का निर्माण किया। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सांची स्तूप की वेदिका का पुनर्निर्माण किसने कराया था। ठीक है, 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए गए और हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को हराया इन्होंने, और सतना में जो है भरत स्तूप का निर्माण और वैदिक, और अगर हम बात करें तो वैदिक धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया। ठीक है, सांची स्तूप की वेदिका का पुनर्निर्माण किया, यानी कि लकड़ी के स्थान पर किसका किया, पत्थर का। यानी कि पहले जो था सांची स्तूप वो किसकी वेदिका थी, वो थी लकड़ी की। ठीक है, उसके स्थान पर इन्होंने किस चीज़ का काम किया, इन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग ने पत्थर की बनाई। तो पुष्यमित्र शुंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपको याद रखना कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। फिर हिंदू यूनानी शासक मिनांडर को जो इन्हीं ने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। फिर सतना में इन्होंने भरत स्तूप का निर्माण किया। ठीक, वैदिक धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान किया। सांची स्तूप जो था उसकी वेदिका का निर्माण किया, लकड़ी के स्थान पर किसका किया, पत्थर का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या, अन्य शुंग शासक जो थे, अन्य शुंग शासक में अगर हम देखें तो अग्निमित्र। अब कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक, यानी कि अग्निमित्र कौन थे, मालविका अग्निमित्र के जो नायक थे वही थे। तो देखिए यह मालविका, ठीक है, मालविका जो थी एक राजकुमारी थी और अग्निमित्र जो थे वो क्या थे, पुष्यमित्र शुंग मतलब शुंग वंश के शासक थे। इनके आपस में प्रेम प्रसंग की अगर जानकारी है तो वो कहाँ पर है, मालविका अग्निमित्रम में। ठीक है, अब रमाशंकर पांडे की एक पुस्तक है इनके बारे में आप देख सकते हो, यहाँ से ये बुक मिल भी जाएगी आपको, अगर पढ़ना चाहते हो इसके बारे में तो आप इसको परचेज कर सकते हो। समझ गए। दूसरे थे भागभद्र। यूनानी राजा एंटियाक्लिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जिसने यहाँ भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदेशा में भागवत वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, भागभद्र ने। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और खास बातें। देवभूति का तीसरे शासक कौन थे, वो देवभूति थे। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो है, यानी कि तीसरे नहीं, ये मोस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो देवभूति जो थे वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे। 73 BC में वासुदेव की ने हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। यानी कि इसके बाद जो आपका बात करते हैं 73 BC में वासुदेव ने हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, और अगर हम बात करें कर्ण वंश की जो स्थापना है वो 75 BC से लेकर और कब तक हुई थी, 30 BC तक। संस्थापक कौन थे, वासुदेव थे, और अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन थे। ठीक है, ये छोटे छोटे शासक हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश जो था वो तीसरा महत्वपूर्ण वंश है, 300 BC से लेकर तो 30 BC से लेकर 25 BC तक। ठीक है, कौन था, सिमुक था, सतकर्णी फर्स्ट, हाल, ठीक, फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी हो गए। ठीक है, और फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमामी हो गया, यज्ञश्री पुलमामी, और आपका पुलमामी चतुर्थ हो गया। तो ये इनका थोड़ा क्रम है सातवाहन वंश का, यानी कि सुमुख हो गया, सतकर्णी हो गया, और हाल हो गया, फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमामी और यज्ञश्री पुलमामी, और यह है पुलमामी चतुर्थ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं परिचय देख लेते हैं इनका क्या है परिचय। तो देखिए संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। क्षेत्र कौन सा था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। यानी कि संस्थापक कौन थे, सिमुक थे, और क्षेत्र जो था वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला प्रथम राजवंश जो था वो यही था। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत में सर्वाधिक शासन करने वाला जो वंश था वो कौन सा था, राजवंश था, वो 280 वर्ष लगभग इन्होंने किया था। फिर पुराणों में आंध्र कहा गया था और अभिलेखों में इसको आंध्र मतलब सातवाहन कहा गया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, आंध्र सातवाहन। ये बात इंपॉर्टेंट है, पुराणों में क्या कहा गया इसको आंध्र, और अभिलेखों में क्या कहा गया, और इसको सातवाहन कहा गया। ठीक है, इस वजह से इसका नाम जो पड़ा वो पड़ा आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, मत्स्य पुराण की अगर हम बात करें तो मत्स्य पुराण में क्या है, प्राचीनतम पुराण है। ठीक है, सातवाहन वंशावली का जिक्र दिया गया है। ठीक है, राजधानी की अगर हम बात करें तो प्रतिष्ठान औरंगाबाद के स्थान पर महाराष्ट्र में है, और राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक की राजकीय भाषा है। तो यह हो चुका हमारा परिचय। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है, सतकर्णी प्रथम का विवाह जो हुआ था वो नागिनिका नाम से एक महिला से हुआ था, किससे, नागिना नाम की महिला से हुआ था। और नाना घाट अभिलेख महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया था। इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर है। फिर ब्राह्मणों को भूमिदान की प्रथा आरंभ इसी वंश में की गई थी,
और नागीना के संरक्षण के तौर पर कार्य किया था, समीक्षा के तौर पर काम किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं हाल। ठीक है, हाल के बारे में कुछ परिचय देख लेते हैं। तो प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती, प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती प्रेम कथा की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, और गुणांडीय जो था वो प्राकृत भाषा के बृहत कथा कोश को कहा जाता है। सरबर्मन संस्कृत भाषा में कातंत्र यानी कि रानी मालिवती के अनुरोध में पर किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मतलब पीरियड होता है हमारा इतिहास का, तो इसको थोड़ा सा कम याद रखते हैं बच्चे, मगर फिर भी अगर एक दो बार इसको देखा जाए तो यहाँ से तैयार हो जाता है। ठीक है, अब गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसके बारे में कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है? सबसे महान सातवाहन शासक थे। ठीक, फिर नासिक अभिलेख का जो निर्माण करा गौतमी बलथरी। ठीक है, गौतमी बलथरी, नासिक अभिलेख का जिक्र आया था। अब यह एक मात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण इन्हें कहा जाता था, और वर्ण व्यवस्था का रक्षक इन्हीं को कहा जाता था, वेदों का आश्रय था। तो देखिए नासिक अभिलेख में क्या कहा गया है इनको? नासिक अभिलेख में कहा गया है कि एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक और वेदों का आश्रयदाता। फिर आगे देखते हैं, सत शासक ने नहपान को हराया था, यानी कि सत शासक ने कितना हराया था? नहपान को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वशिष्ठपुत्र पुलवामी क्या का इनके बारे में क्या है? तो इनका नाम आंध्र सम्राट दक्षिणापथेश्वर नाम है। सिक्के जो हैं 2 पतवार वाली जहाज का चित्र इनके सिक्कों पे मिलता है। तो 2 पतवार वाली जहाज के सिक्कों का चित्र जो है इन पे मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं अन्य सातवाहन शासक जो थे वो कौन थे। तो यज्ञश्री सतकर्णी ये अंतिम शक्तिशाली शासक था, इसकी जानकारी ये है। यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक, और सिक्कों पर जलयान का चित्र बना हुआ था। ठीक, फिर है पुलवामी चतुर्थ, ये पुलवामी चतुर्थ के अंतिम शासक और विघटन इन्हीं के टाइम पर हुआ था। ये अंतिम शासक था। उसके बाद में क्या है, सातवाहन वंश का जो था विघटन हो गया था। क्या? विदर्भ के बकाटक वंश हो गया था, दक्षिणी महाराष्ट्र में आभीर वंश हो गया था, और आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश हो गया था, और कर्नाटक का कदम्ब वंश हो गया था। तो इसका जो आपका सातवाहन वंश का जो था विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? पुलवामी चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अंतिम शासक था और विघटन इन्हीं के समय पर किया गया था। अब देखिए, विदर्भ बकाटक वंश, दक्षिणी महाराष्ट्र में आभीर वंश, और आंध्र प्रदेश में जो था इक्ष्वाकु वंश हो गया था, कर्नाटक में कादम्ब वंश हो गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अन्य तथ्य इसके, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बन जाएंगे, और आपको सबको यहाँ से तैयार कर लेने हैं। सातवाहन ने चांदी, तांबे और शीशे, सर्वाधिक शीशे के, और पोटिन और कांस्य की मुद्रा का प्रचलन किया था। इसमें भी क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जो थे किसने चलाए थे? सातवाहन ने। ठीक है, सातवाहन अपना सिक्का ढालने के लिए शीशे का इस्तेमाल करते थे। ठीक, किसका प्रयोग करते थे? शीशे का इस्तेमाल करते थे। उसे रोम से मंगवाया जाता था। ठीक है, उसे कहाँ से मंगाया जाता था? रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है, मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। ठीक है, उनके तो यहाँ से पता चलता है कि मात्र तंत्रात्मक है, यानी कि माताओं को अधिक स्थान दिया जाता था पिता की अपेक्षा। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र हो गया, वशिष्ठी पुत्र हो गया आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, यानी कि राजकुल जो था वो क्या था? पितृसत्ता, यानी शासन जो करेगा वो कौन करेगा? पितर का ही कोई संतान करेगा और पुरुष करेगा, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, राज सिंहासन का जो अधिकारी है पुत्र। तो तीनों फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला ये है कि सिक्के, तो सर्वाधिक सिक्के शीशे के चलाए। फिर दूसरे कि इन्होंने जो सिक्के ढालने का जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से किससे इस्तेमाल की थी? शीशे से। और फिर कहाँ से मंगाया जाता था ढाले को, सांचे को? वो रोम से। सातवाहन में मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता था, यानी कि नाम जो थे राजाओं के वो माताओं के नाम पर रखे जाते थे, और जो राजकुल था वो पितृसत्तात्मक, यानी कि शासक जो करेगा वो पुत्र ही करेगा। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा है? चौथा, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। किसको सौंपा था? गोलमिक को। फिर है सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। किसका काम किया था? सेतु का काम किया था। फिर आगे आपका सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ क्या थी? देखो स्थापत्य कृतियाँ क्या करी थी इन्होंने, तो हम बात कर लेते हैं। कारले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफाओं का निर्माण इन्होंने कराया था।
अमरावती कला का विकास इन्होंने किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, आप इसको मोस्ट कर सकते हो बहुत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वाकाटक वंश। वाकाटक वंश है क्या है। अब वाकाटक वंश में अब देख लेते हैं हम वाकाटक वंश। और वाकाटक वंश में है, पहले जो शासक है वो कौन है, विंध्याशक्ति, फिर हैं प्रवरसेन, और विंध्याशक्ति जो थे इसके संस्थापक थे। प्रवरसेन जो थे द्वितीय शासक, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन, प्रवरसेन और पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, ये दक्षिण भारत का एक वंश है, क्षेत्र जो था दक्षिण भारत का। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्याशक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, इनके पूर्व सातवाहनों के अधीन बरायन विदर्भ में स्थापित थे, यानी कहाँ पर रहते थे, विदर्भ में। ठीक है, इतनी आपको देखो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इतना जो एरिया है आपका पूरा एरिया जो है ये इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं वो क्या है। विंध्याशक्ति के पश्चात, विंध्याशक्ति के पश्चात जो है उनका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। अब इसकी देखो डेट थोड़ा सा याद रख लेना है आपको, 275 से 335 ईस्वी तक। ठीक है, वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसके सम्राट की उपाधि धारण की थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वाकाटक वंश के लोग थे सम्राट की उपाधि धारण नहीं करते थे। तो ठीक है, ये क्या था, सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों में पता चलता है कि 4 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। पुराणों से इसने कितने किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। फिर नेक्स्ट हो सकता है प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। एक तो थी प्रधान शाखा और तथा बासी शाखा, और दोनों शाखाएं समांतर रूप से शासन किया था। ठीक है, आगे प्रधान शाखा के जो प्रमुख शासक थे वो रुद्रसेन प्रथम थे। प्रभावती गुप्त का संरक्षण काल था। ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय थे, नरेंद्र सेन द्वितीय थे, पृथ्वीसेन द्वितीय थे। तो ये जो थे वो किस में थे, प्रथम यानी प्रधान शाखा जो थी। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक में रुद्रसेन द्वितीय। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शासक राज्यों के बीच था। राज्यों का विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित इसलिए किया था जिससे कि वह राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उनके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अभ्यस्त थे, तो प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यानी कि ये दोनों अभ्यस्त थे, यानी कि वो एडल्ट नहीं थे, और जिसके चलते जो है किसने, प्रभावती गुप्ता ने अपना शासन जो है संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उनका पुत्र, उनका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन और प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, उसके बाद राज्य बासीम शाखा के हरिशरण के हाथों में चला गया था। ठीक है, हरिशरण के साथ में चला गया था। नेक्स्ट वाकाटक वंश की जो है कला एवं साहित्य देख लेते हैं। अब ये क्या है, वाकाटक वंश की कला और साहित्य। तो देखिए, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। ठीक है, सर्वसेन ने हरिविजय नामक एक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा था, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। ठीक है, फिर यह कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने उनके सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट में। वाकाटक नरेश ने पृथ्वीसेन द्वितीय के समानांतर व्यद्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया था। देखो ये मंदिर है वो। ठीक है, नचना का निर्माण किया था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार, ये आपका अजंता का 16वां 17वां गुहा विहार 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखते हैं चैदी राजवंश यानी कलिंग। ठीक है, अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चैदी राजवंश का उदय हुआ। किसका, चैदी राजवंश का उदय हुआ। ठीक है, इसकी राजधानी इसकी जानकारी हमें हाथीकुंबा अभिलेख कहाँ पर, उड़ीसा में से मिलती है।
खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, खारवेल, इतनी जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट में अगर देखें तो खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। कहाँ पर? उदयगिरी की पहाड़ियों में। तो क्वेश्चन आ सकता है, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और जैन मुनियों के लिए क्या कराया था उन्होंने? तो उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं आप नेक्स्ट में मौर्य काल, यानी कि मौर्य काल का भारत में यवन राज्य है मौर्य काल में। अब भारत में विदेशी आक्रमण, सबसे पहले हिंदू यूनानी, फिर शक, पल्लव और कुषाण। अब हम इस पार्ट की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने क्या देखे थे? भारतीय शासक देखे थे, और हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, अब ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, यानी ये जो हमारा जो सीरीज चल रही है इतिहास की, ये चल रही है एक नज़र में इतिहास। ठीक है, एक नज़र में इतिहास, ये हमारी सीरीज चल रही है, और इसमें क्या है कि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो क्विक रिवीजन से ये है कि आपको जो है थोड़ा इतिहास की जानकारी मिल जाएगी और आपके एग्ज़ामों में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो हमारा। ठीक है, इस सीरीज को लगातार आप देखेंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो मैं मानता हूँ कि सभी एग्ज़ामों में आपको यहाँ से बेनिफिट हो जाएगा और बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा कर देखते हैं क्या है हिंदू यूनानी शासक। अब हिंदू यूनानी शासक में सबसे पहले अगर हम परिचय की बात करें, हिंदू यूनानी शासक में अगर हम परिचय की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर, पश्चिम तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था इसने। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, एंटिकोस द्वितीय के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र प्रांत थे। ठीक है, फिर डायोटोडस प्रथम ने बैक्ट्रिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक, अब आगे देख लेते हैं भारत पर आक्रमण क्या था। अब भारत पर आक्रमण जो है वो किस किस ने किया और कैसे कैसे किया, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं क्रम से। तो डायोटस प्रथम ने किया, डायोटस द्वितीय ने किया, फिर यूथीडेमस ने किया, डेमेट्रियस ने किया, मिनांडर ने किया, हर्मिक्स ने किया। तो भारत पर आक्रमण ये थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 190 BC, यानी कि 190 BC में प्राचीन काल से उठा के ला रहे हैं। डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर कब्जा किया था, यानी कि ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। 1990 में डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध पर कब्जा किया था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी साकल, यानी कि सियालकोट, जो आज के टाइम में सियालकोट के नाम से जानी जाती है, साकल को बनाया। फिर है मिनांडर, मिलिंद के नाम से जाना जाता है, सबसे प्रतापी हिंदू यूनानी शासक था और विक्ट्रियाई यूनानी शासक था। तो ये क्वेश्चन आया था मिनांडर के बारे में। ठीक है, सबसे प्रतापी हिंदू यूनानी विक्ट्रियाई यूनानी शासक था। ठीक है, आगे देखते हैं नागार्जुन जिसे नागसेन द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, और मिलंद नामक मिनांडर तथा नागसेन के मध्य के प्रथमोत्तर की एक रचना है जो आपकी ये है मिलंद। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूनानी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। अब देखिए क्या, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। तो ये फैक्ट आ जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने किए? यूनानियों ने किए। सिक्कों पर शासकों के नाम, दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है? सिक्कों के पर शासकों के नाम। तीसरा, भारत में हेलेनिटिक्स कला का प्रारंभ किया गया, जिसे हम गंधार कला भी कहते हैं। ठीक है, भारत में पर्दे का प्रचलन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यवनिया जिसे कहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए, फिर सिक्कों पर शासकों के नाम, फिर भारत में हेलेटिनिक्स कला का आरंभ, और फिर गंधार कला जिसे कहते हैं, और भारत में पर्दे का प्रचलन, यवनिका जिसे हम कहते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि अब हम क्रमवार देख लेते हैं कि इनका क्या था। तो अध्याय चैप्टर 18 में जो है हमारा है शक, यानी कि सीथियन। ठीक है, ठीक है। इसकी अगर परिचय की बात करें तो यूनानियों के बाद है मध्य एशिया में 5 शाखाओं में भारत पर शक का आक्रमण हुआ। कितने में? 5 शाखाओं में। 5 शाखाओं के बाद में भारत पर क्या हुआ? शक का आक्रमण। अब वो 5 शाखाओं में देख लेते हैं हम क्या क्या वो 5 शाखाएँ थी। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए 5 शाखाओं में देखते क्या है। मध्य एशिया से आए थे, शक कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। प्रथम शाखा जो थी वो कहाँ पर थी? अफगानिस्तान में थी। और 4 अन्य शाखाएँ जो थी वो कहाँ पर थी? भारत में। अब भारत में भी कहाँ थी वो देख लेते हैं 4 शाखाएँ। अब देखिए, एक तो थी उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप में क्या था? तक्षशिला और मथुरा। तो तक्षशिला होगी नंबर 1, नंबर 2 में जो होगी मथुरा होगी, नंबर 3 पर नासिक होगी, नंबर 4 में उज्जैन होगी। तो प्रमुख शाखा जो थी वो कौन सी थी? अगर हम बात करें प्रमुख शाखा, और अगर हम बात करें तो रुद्रदामन प्रमुख शाखा उज्जैनिया थी। प्रमुख शाखा जो थी वो कौन सी थी? उज्जैनिया थी। और प्रमुख शाखा के नाम से जाना गया था। प्रमुख शासक जो था वो कौन था? अगर देखा तो रुद्रदामन प्रमुख शासक था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? मथुरा के शासक जो थे वो क्या थे? मथुरा के प्रथम शासक राजुल था, जबकि अन्य महत्वपूर्ण शासक जो थे सोडास हुआ था।
कौन सा था, सोडास। तो ये राउजुल याद रखना है आपका, कहाँ के थे, मथुरा के। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया था। ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं नासिक के शक शासक। नासिक के शक शासक अन्य नाम जो है इनका वो क्षयरात शक भी कह सकते हैं। ना प्रमुख शासक जो था नहपान था। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है, उज्जैन के शक शासक देख लेते हैं। उज्जैन के शक शासक, तो ये सबसे मोस्ट है उज्जैन के शक शासक। तो यहाँ पर कह सकते हैं अन्य नाम इन्हें क्या कह सकते हैं, कादरमक शक। और शासक जो थे प्रथम जो थे वो क्या थे, चष्ठन। प्रथम क्या था इनका, चष्ठन था। महत्वपूर्ण क्या था इसमें, रुद्रदामन। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, वो क्या था, रुद्रदामन। और अंतिम शासक जो था वो रुद्र सिंह तृतीय, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था। किसे मारा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था, किसको, रुद्र सिंह तृतीय को। तो यहाँ पर 3 शासक इसके याद रखने हैं। फर्स्ट शासक जो याद रखना चष्ठन याद रखना है, महत्वपूर्ण शासक जो याद रखना है वो रखना है रुद्रदामन, और अंतिम शासक जो याद रखना है वो रखना है रुद्र सिंह तृतीय। अब रुद्रदामन जो था इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो जानकारी जो है इनकी एक ही अभिलेख से है, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार, संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। इसकी जानकारी इतनी है, जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार में है, और ये संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है। फिर दूसरा ये भी है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी इन्होंने किया था रुद्रदामन। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी रुद्रदामन ने ही कराया था। फिर नोट जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, देखो मालवा के शकों में अंतिम शासक जो था रुद्र तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पढ़ने वाले की नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, और जो पढ़ते ही नहीं थे इसे तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकती, समझ गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अब इसको आप अपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट में जो है वो है अब पल्लव। अब पल्लव वंश है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी देख रहे थे। पल्लव वंश पार्थियन कहते थे इनको। ये मूल रूप से जो है पार्थियन या ईरान के निवासी थे। कहाँ के थे, ईरान के। प्रथम शासक जो था वो माउस था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक गोंडो फर्जीन था। ठीक है, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सेंट थॉमस नामक पादरी ईसाई प्रचार के लिए इस समय भारत आया था। कौन आया था, सेंट थॉमस नामक पादरी इसी समय पर। तो कालांतर में सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित मयालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं पार्थियन राजाओं के सिक्के जो थे वो कैसे थे, उत्कीर्ण थे सिक्के थे, और अंत कुषाणों ने किया था इनका। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या जानकारी है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुषाण वंश की जानकारी। कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुषाण वंश क्या थे, तो कुजुल कटफिसस यहाँ पर पहले शासक थे। बिम कटफिसस जो थे द्वितीय शासक थे। तीसरे कनिष्क मोस्ट हैं, और वासुदेव। और ये जो आपका कुषाण वंश है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है प्रति एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। प्राचीन चीन या यूची कबीला था, जिसकी 5 शाखाएँ थी, उनमें से एक जो थी वो क्या थी, कुषाण। ठीक है, संस्थापक जो थे वो कौन थे, कुजुल कटफिसस थे। तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था इन्होंने। ठीक है, राजधानी जो है इन्होंने पुरुषपुर, राजधानी जो है अपनी कहाँ पर बनाई थी, पुरुषपुर या पेशावर में बनाई थी। ठीक है, और मथुरा में इन्होंने द्वितीय राजधानी बनाई थी। तो इनकी 2 राजधानी थी, प्रथम क्या थी, पुरुषपुर पेशावर, और द्वितीय क्या थी, वो थी मथुरा। ठीक है, ये अगर हम देखें इसका, तो ये वाला जो पूरा एरिया है आपका यहाँ देख सकते हैं, ये किसको बताता है, ये बताता है आपका इनके कुषाण वंश के शासन और मतलब साम्राज्य को। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बिम कटफिसस के बारे में कुछ जो खास जानकारी है। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए इन्होंने। शिव नंदी त्रिशूल की आकृति थी सिक्कों पर। शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और उपाधि महेश्वर की थी। दोबारा सुन लीजिए, भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे बिम कटफिसस ने। शिव नंदी त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी इनके सिक्कों पर। शैव धर्म के अनुयायी थे, और उपाधि क्या मिली थी, महेश्वर। ठीक है, अब कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कनिष्क का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए कनिष्क के बारे में। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, राज्याभिषेक जो था 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत का आरंभ भारत में औपचारिक संवत जिसे कहा जाता है, तो शक संवत का प्रारंभ इन्होंने किया था। उपाधि देवपुत्र थी। कनिष्क का साम्राज्य उत्तर भारत और मध्य एशिया तक था, यानी उत्तर भारत और मध्य एशिया में इसका साम्राज्य था। चीनी सेनापति पेन चाओ ने हराया था।
ठीक है। मगध में अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षा पात्र के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं कनिष्क का धर्म। अगर देखें कनिष्क और धर्म, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने, ठीक है। और इन्हीं के समय कनिष्क के समय में हुई थी, ठीक है। परिणाम ये हुआ, रियलिटी ये हुआ कि हीनयान महायान का स्पष्ट विभाजन हुआ इन्हीं के समय में। तो बौद्ध धर्म का जो हीनयान महायान विभाजन हुआ वो भी इन्हीं के समय में हुआ। भारत में महायान संप्रदाय द्वारा 2 शैलियों में कुछ प्रतिमा का निर्माण और पूजा इसी के समय हुआ, जिन्हें हम गांधार और मथुरा कला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। गांधार कला क्या है और ये क्या, दोनों क्या है, मूर्ति कला शैली हैं, दोनों मूर्ति कला शैली हैं, एक मथुरा कला और दूसरी गांधार। इनका थोड़ों में अंतर देख लेते हैं क्या है। देखो सबसे पहले गांधार में देखते हैं, इसे इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली तथा यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। यानी कि इसे इंडो ग्रीक शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली और यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। इस शैली का प्रमुख केंद्र गांधार था और गांधार शैली, इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता था। इस शैली में मुख्यतः बुद्ध और बुद्धित्व की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। गांधार कला शैली का निर्मित बुद्ध की मूर्तियाँ यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीक होती थीं। इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः काले, नीले और हरे, ये मोस्ट है, काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर से किया जाता था। इस शैली में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता कम तथा भौतिकता अधिक दिखाई देती थी, यानी आडंबर ज़्यादा दिखाई देता था। देख लेते हैं मथुरा कला में। इस कला शैली का जन्म कनिष्क के समय मथुरा में हुआ था, अतः इसे मथुरा कला शैली कहा जाता है। इस शैली में बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। अब बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण का श्रेय जो होता है 1ली शताब्दी मथुरा कला में दिया जाता है और इस शैली में निर्मित मूर्तियों में आध्यात्मिकता अधिक तथा आडंबर कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आडंबर ज़्यादा था, यहाँ पर कम था। इन दोनों को आप देख सकते हो कि क्या कंपेयर है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं इन शैली से, समझ गए। तो इंडो ग्रीक वाला हो गया, मथुरा कला का जो हो गया आपका मथुरा कला शैली में होगा। और आपका बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित मूर्ति कला थी यहाँ पर। यहाँ केवल क्या थी, केवल बुद्ध से, यानी कि बौद्ध धर्म से, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, इस शैली में निर्मित मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से, जबकि यहाँ पर जो किया जाता था किस पत्थर से किया जाता था, काले, नीले और हरे स्लेटी पत्थर से। यहाँ पर प्रथम श्रेय जो जाता है प्रथम शताब्दी मथुरा कला को जाता है बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, और जबकि यहाँ पर जो था अपोलो की ऐसी मूर्तियों का नकल की जाती थी, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो इस शैली में निर्मित मूर्तियों का आध्यात्मिकता अधिक थी और आडंबर कम था, और यहाँ पर आडंबर अधिक था और अधिकतमता जो थी वो अधिक थी, ठीक है। तो ये थी हमारी मथुरा कला और गांधार कला के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे देख लेते हैं। और कनिष्ककालीन साहित्य और वास्तुकला। कनिष्क ने सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए थे, यानी कि कनिष्क के समय में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे। पुरुष की राजधानी थी कनिष्क चैत्य संघाराम, ठीक है। और बामियान खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा थी बामियान में, ठीक है। कश्मीर में कनिष्क नामक एक नगर बसाया गया था। तो ये था इनकी साहित्य और वास्तुकला। कनिष्क के समय विद्वान कौन कौन थे ये भी देख लेते हैं हम। तो देखिए चरक राजवेद थे इनके, चरक संहिता का रचना की थी। अश्वघोष जो थे राजकवि थे, ठीक है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है इसे, और सौंदर्यानंद संस्कृति में इसकी रचना इन्होंने की थी। वसुमित्र जो थे वो महाविभाष सूत्र की रचना की थी, ये भी इनके कवि थे, ठीक है। अगर आगे देखें प्रधान पुरोहित जो थे वो कौन से थे, संरक्षक इनके क्या थे, प्रधान पुरोहित थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या था कि नागार्जुन जो थे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है इनको, और माध्यमिक सूत्र नागार्जुन का अपेक्षित सिद्धांत, शून्यवाद, प्रज्ञा पारिमितय इन्हीं की देन है, ठीक है। बादशायन कामसूत्र, बादशायन भी इन्हीं के समय में थे। तो ये बहुत अच्छे ऐसे विद्वान थे इन्हीं के समय में। अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। चरक हो गए हैं, चरक संहिता लिखी। अश्वघोष राजकवि थे इनके, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। वसुमित्र महाविभाष सूत्र लिखा था। प्रधान पुरोहित संरक्षक करा था नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र और शून्यवाद का प्रदाता थे, और बादशायन जो है कामसूत्र की रचना की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं, अन्य तथ्य क्या हो सकते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला प्रथम वंश यही था, और कौन था, कुषाण, ठीक। कुषाण द्वारा जारी सिक्के, सर्वाधिक सिक्के जो थे वो किसके थे, तांबे के थे। अंतिम शासक जो था वो कौन था, वसुदेव था। अंतिम शासक जो था वो कौन था, वसुदेव था, ठीक है। आगे देख लेते हैं मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य जो थे। कुषाण के काल में ईंटों के कुओं का निर्माण किया गया था। शक और कुषाण शासकों ने भारत में अश्वसेना को बेहतर बनाया था, ठीक है। भारत को मध्य एशिया के अलताई पहाड़ियों से प्रचुर मात्रा में सोना प्राप्त होता था,
ठीक है, जिनका प्रयोग करके सिक्कों का निर्माण किया जाता था। ये आपको पता चल जाएगा। कुषाण काल में भारत में बाल विवाह का यानी कि कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा का प्रचलन था। और मौर्योत्तर काल में राजाओं ने देवताओं के सिद्धांत का प्रारंभ किया था। किसका? देवताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन। कुषाण शासक देवपुत्र कहलाते थे और जो उन्हें चीन के राजा से सीखा था। उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यहाँ पर क्षिप्रा नदी प्रचुर मात्रा में गोमेद और इंद्रपुत्र पत्थरों को लेकर प्राप्त होती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम आगे देखते हैं संगम काल। अब देखते हैं हम क्या संगम काल। ठीक है, संगम काल परिषद तमिल कवि और लेखक के सम्मेलन को कहा जाता है संगम काल। संगम साहित्य में जो है वो चेर थे, चोल थे और पांड्य थे। ठीक है, 3 संगमों का युग था जिन्हें पांड्य राजाओं का संरक्षक में थी। संगम साहित्य 9 खंडों में विभाजित था। कितने खंडों में? 9 खंडों में विभाजित था। ठीक है, देख लेते हैं इनमें क्या व्यक्ति थे। तो देखिए, प्रथम संगम यानी कि कब था ये? 4440 वर्ष पूर्व। ठीक है, और कहाँ पर था स्थान? मदुरा। और अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। और संकलन महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन थे? अकट्यम, परिपादक, मुदुनोलु, ठीक है, कलारी, अभिधु। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी जानकारी है। दूसरा संगम जो है 3700 वर्ष पूर्व। और कपाटपुरम में था, अगस्त इनके अध्यक्ष थे। और ये वाला मोस्टबस तमिल व्याकरण जो है तोलकाप्पियम इनकी तमिल व्याकरण है। तीसरा देख सकते हो संगम 1850 वर्ष में मथुरा। ठीक है, नक्कीरेर इसके थे और इनके कुछ ही ग्रंथ यहाँ पर हैं और ये कोई खास ग्रंथ नहीं है। ठीक है, कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। अगस्त ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार का श्रेय दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ अगस्त्यम के प्रेरणा भी इन्हीं प्रेरणार्था भी इन्हें भी माना जाता है। तोलकाप्पियम जो थे रचना थी इनकी। तीसरे संगम की रचना साहित्य 8 ग्रंथ साहित्यों से की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था और यह जो समय था सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7वां संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेनिगर कहा जाता था। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग थे जैसे पुलेयन, दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। फिर था एनियर जो शिकारियों की एक जाति थी। फिर था मलवर जो लूटपाट करने की जाति थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्य पदार्थ था। क्या था? मुख्य खाद्य जो था वो क्या था? चावल। ठीक है, आगे देखते हैं। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाओं की मुख्यतः खेती का कार्य भी करती थी। ठीक है, क्या करती थी? खेती भी। और क्या कहा जाता था? कैडीसीवर कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरोमंडल जो आपका कोरोमंडल समुद्र तट है, पौंडीचेरी को 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पर क्या था कि अरिकमेरु चोल वंश का प्रथम बंदरगाह था। चोल वंश का प्रथम बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था, ये याद रखना है। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई में एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला था। ठीक है, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों को सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। ठीक है, नेक्स्ट में देख सकते हैं। तमिल देश का प्राचीनतम देवता मुरुगन था। कौन था? मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। ठीक है, तो अब अभी तक जो हमने देखा है वो देखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो जो है ये यहाँ तक ही देखते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।